वेलकम फ्रेंड्स। पिछली क्लास में हमने इलेक्शन कमीशन पे बात किया था और वहाँ पर हमने इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत पढ़ा था कि परिसीमन का कार्य किया जाता है और परिसीमन आयोग के विषय में भी हमने संक्षिप्त चर्चा की थी। आज की इस क्लास में हम परिसीमन आयोग डिलिमिटेशन कमीशन के विषय में जानेंगे। ये कैसे गठित होता है, क्या संरचना है और इसकी शक्तियाँ क्या हैं, कार्य क्या हैं, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम परिसीमन को समझने से पहले हम देखें कि भारत में जो लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन होते हैं उसकी प्रणाली क्या है, उस पर थोड़ा सा एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। बात कर रहे हैं लोकसभा और जो विधानसभा होती है, विधानसभा, यहाँ पर जो इलेक्शन होते हैं उसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पाया जाता है। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व आपको देखने को मिलेगा, यानी कि टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि जिस चीज़ का इलेक्शन हो रहा है, लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है या विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है, तो उसमें जितनी सीटें हों उस एरिया को, जैसे कि लोकसभा का हो रहा है तो पूरे देश को, और अगर विधानसभा का हो रहा है तो पूरे प्रांत को, यानी पूरे प्रदेश को। जिस एरिया में इलेक्शन हो रहा है उस एरिया को उतने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए जितनी सीटें हों। तो अगर लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है तो लोकसभा में जितनी कुल सीटें हैं पूरे देश को उतने भागों में विभाजित कर दिया जाए। हर एक भाग को हम कहेंगे निर्वाचन क्षेत्र, और उस हर एक निर्वाचन क्षेत्र से हम एक जो है प्रतिनिधि को चुनेंगे। हमारे देश में लोकसभा और विधानसभा में यही तरीका अपनाया जाता है। और यहाँ पर जो है इलेक्शन जो होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा वोट पाता है वही विजेता होता है। हर एक क्षेत्र से ऐसा किया जाता है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि जैसे भारत है तो भारत में जितनी भी लोकसभा सीटें हैं उसको हम क्या करेंगे, पूरे इंडिया को उतने भागों में डिवाइड कर देंगे, उतने भागों में हम उसे बांट देंगे। यही तरीका होता है। ये हमारा भारत हो गया, इस तरह से इंडिया है। अगर हम लोकसभा के इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, लोकसभा में जितने सीटों पे निर्वाचन होना है हम भारत को उतने निर्वाचन क्षेत्रों में डिवाइड कर देंगे। इस तरह से उतने निर्वाचन क्षेत्रों में क्या करेंगे, इस इंडिया को हम बांट देंगे, छोटे छोटे क्षेत्र बना देंगे और हर एक क्षेत्र में इलेक्शन करवाएंगे और हर एक क्षेत्र से हम एक व्यक्ति को प्रतिनिधि के रूप में चुनेंगे। तो इससे क्या होगा, हर एक क्षेत्र से एक व्यक्ति लोकसभा में पहुंच जाएगा। इसी को कहते हैं क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। इसी को क्या कहते हैं, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। इसमें क्या करते हैं, जितनी सीटें होती हैं, देखिए सीटों की जो भी संख्या होगी, सीटों की संख्या वो किसके बराबर होगी, निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या। निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या, निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, संख्या। आपका वोट किस क्षेत्र में आएगा, जो आपका निर्वाचन क्षेत्र होता है वहीं पर आप अपनी वोटिंग करते हैं, अदर क्षेत्र में नहीं करते हैं। तो सीट जो होती है उसी को निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। तो जितनी टोटल सीटें होंगी उतने ही निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या होगी पूरे देश में टोटल मिला करके, और हर एक क्षेत्र से क्या होगा, एक प्रतिनिधि को चुना जाएगा। इसमें क्या होगा, प्रत्येक क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। ये एक निर्वाचन क्षेत्र है, एक सीट है सांसदीय की, एक निर्वाचन क्षेत्र है। यहाँ से क्या होगा, एक विजेता होगा, एक व्यक्ति यहाँ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के तहत जो है जीतेगा और वो लोकसभा में सांसद के रूप में जाएगा। तो हर एक क्षेत्र से एक प्रतिनिधि होगा, इसी को क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व कहा जाता है। अब देखिए भारत में जो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व है उसका मुख्य आधार जनसंख्या को लिया गया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये क्षेत्रफल में बराबर होंगे, ये जो क्षेत्र होंगे
ये जनसंख्या में यथासंभव बराबर होंगे, यानी हर एक क्षेत्र की जनसंख्या कोशिश की जाएगी कि लगभग बराबर हो। 100% तो संभव नहीं है, क्योंकि भौगोलिक एरिया है, कहीं पे पहाड़ी इलाका है, कहीं पे मैदानी है, कहीं पे रेगिस्तान है, लेकिन कोशिश की जाएगी कि हर एक क्षेत्र की जनसंख्या बराबर हो। इसीलिए कुछ क्षेत्रों का आकार छोटा होगा, कुछ क्षेत्रों का आकार बड़ा होगा। जहाँ पे जनसंख्या दूर दूर निवास करती है वो जो है क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र बड़ा बनाना पड़ेगा, तब उतनी जनसंख्या कवर कर पाएंगे। जैसे लद्दाख, तो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का मुख्य आधार क्या होता है? जनसंख्या होती है। ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि भारत को उतने क्षेत्रों में बांटना है, तो यह बांटने का कार्य, इनकी बाउंड्री निर्धारित करने का कार्य कैसे किया जाएगा? यही कार्य परिसीमन कहलाता है। यानी कि जो आपके निर्वाचन क्षेत्र हैं, निर्वाचन क्षेत्र चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो विधानसभा के हों, जब विधानसभा के इलेक्शन की बात आएगी तो जो भी स्टेट होगा, जैसे कि ये गुजरात है, तो हम गुजरात को क्या करेंगे? गुजरात को छोटे छोटे विधानसभा सीटों में बांटेंगे। जितनी गुजरात की विधानसभा सीटें हैं तो उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे विधानसभा सीटों के लिए, तो वो विधानसभा के लिए निर्वाचन क्षेत्र हो जाएंगे। तो चाहे लोकसभा के चाहे विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र हों, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करना, सीमा तय करना, यही क्या कार्य कहलाता है? यही है परिसीमन। यही परिसीमन है। परिसीमन हर एक 10 वर्ष जब जनगणना होती है, देखिए जनगणना के बाद क्यों? क्योंकि हमने अभी ये बताया कि ये जो क्षेत्र बांटे जाएंगे इसका क्षेत्रफल से विशेष लेना देना नहीं है, इसका मुख्य रूप से लेना देना है वहाँ निवास करने वाली जनसंख्या पे। यानी कि यहाँ की जो भी जनसंख्या होगी, अगर 10 लाख है तो कोशिश की जाएगी कि यहाँ भी जो है 10 लाख जनसंख्या हो। कुछ थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन ये प्रयास किया जाएगा। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई क्षेत्र बड़ा हो, कोई क्षेत्र छोटा हो, लेकिन जनसंख्या सभी की बराबर होगी। तो यही निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं यानी बाउंड्री तय करने का कार्य जो होता है वो परिसीमन कहलाता है। और ये परिसीमन करने का कार्य कौन करेगा, इसके विषय में हम आगे डिस्कस करेंगे। हालांकि परिसीमन आयोग करेगा, उसको भी हम देखेंगे। इसीलिए इसको सीमा आयोग भी कहा जाता है, क्योंकि ये सीमाएँ तय करता है। इसको एक नाम और देते हैं बाउंड्री कमीशन, भारत का सीमा आयोग। तो इस चीज़ को आप क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को समझ गए। अब एक चीज़ को यहीं पर और समझ लें कि ये जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, निर्वाचन क्षेत्रों की बाउंड्री जो है वो चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण, भारत जैसे देशों में जहाँ पर धर्म और जाति को लेकर के भी इलेक्शन प्रभावित होता है, तो ऐसी कंडीशंस में ये जो बाउंड्री हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कैसे? अभी हम पूरा परिसीमन आयोग पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको कायदे से समझ लेनी चाहिए। तो आप इस चीज़ को समझ गए। अब देखिए एक शब्द होता है जेरीमेंडरिंग, उसको भी ज़रा हम समझते हुए चलें। देखिए एक शब्द होता है जेरीमेंडरिंग। जेरीमेंडरिंग का मतलब ये होता है कि जानबूझ करके निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन इस प्रकार से करना जिससे किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष को लाभ पहुंचाया जा सके। जेरीमेंडरिंग का मतलब होता है जानबूझकर, जानबूझकर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन इस प्रकार करना। इसको ऐसे ही आप लिख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये। इस प्रकार करना कि उससे किसी को चुनाव का लाभ मिले, लाभ मिले, किसी पार्टी को या किसी उम्मीदवार को लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझ करके निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन कुछ अपने ढंग से करना। ऐसा किया था जानबूझ करके, अमेरिका के थे एक उम्मीदवार जेरीमेंडर साहब। जेरीमेंडर साहब ने इस प्रकार का कार्य किया, जानबूझ करके निर्वाचन क्षेत्रों को कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित करवाया ताकि उनको फ़ायदा हो सके। तो बाद में वो चीज़ें खुल गई। तो उसी समय से इस शब्द
का जो है अस्तित्व में आया, जेरी मेंडरिंग कहा जाने लगा कि जानबूझ करके ऐसा काम करना। अब देखिए कैसे प्रभावित होता है, इस चीज़ को ज़रा समझें। जेरी मेंडरिंग कैसे काम करेगा, देखिए हमने आपको बताया कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का जो मुख्य आधार होता है, मुख्य आधार वो होता है जनसंख्या। हालांकि और भी आधार होते हैं, भूगोल से संबंधित भी होते हैं, यानी भौगोलिक भी होते हैं, लेकिन जनसंख्या इसका प्रमुख आधार है भारत में। अब मान लेते हैं कि ये कोई एरिया है, कोई एरिया है और यहाँ पर हमें लोकसभा सीटों का परिसीमन करना है, सीटें बनानी हैं। तो हमें कहा गया कि जनसंख्या के आधार पे करना है। जनसंख्या के आधार पे एक क्षेत्र है जिसको इस प्रकार से काटा गया। ये एक कोई निर्वाचन क्षेत्र बना दिया गया, ये एक निर्वाचन क्षेत्र है। इसी तरीके से एक इधर कोई निर्वाचन क्षेत्र है और एक कोई इधर निर्वाचन क्षेत्र है। इस तरह से तमाम निर्वाचन क्षेत्र होंगे। ये तो एक सामान्य निर्वाचन क्षेत्र बने हुए हैं। अब किसी ने अपनी गणित लगाई, देखो यही कार्य परिसीमन है जो मैं बता रहा हूँ कि ये बाउंड्री बनाना, यानी किस जगह से किस जगह तक आप एक निर्वाचन क्षेत्र में आएंगे, यानी आपकी वोट कहाँ पड़ेगी ये तय करना, आप किस निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं, यही परिसीमन का कार्य है। तो ये जो सीटें अलाट की जाती, जिनका बाउंड्री भी तय किया जाता है, तो इसमें अगर कोई जानबूझ करके कुछ करना चाहे तो वो इस तरह से कर सकता है। मान लेते हैं ये एक सीट है और भारत में धर्म और जाति को लेकर के काफ़ी जो है इलेक्शन प्रभावित होता है। तो एक सिचुएशन मान लेते हैं, एक उदाहरण के लिए काल्पनिक, कि अगर हम दो धर्म को लेकर के मान लेते हैं कि एक इलाका है, ये इलाका हिंदू बाहुल्य है, इधर का इलाका हिंदू बाहुल्य है और यहाँ पर से मैं काट देता हूँ, ये इलाका मुस्लिम बाहुल्य है। एक एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से एक काल्पनिक सिचुएशन मानते हैं, ये सीट है। तो यदि कभी धर्म को लेकर के चुनाव प्रभावित हुआ तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, तो यहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट या मुस्लिम कैंडिडेट का समर्थक या इलेक्शन प्रभावित हो सकता है, यानी कि ये वर्ग जिधर चाहेगा उस सीट को जिता सकता है। एक मान लेते हैं ये एक सीट है। अब कभी परिसीमन हुआ और परिसीमन में जो व्यक्ति है सरकार में, सत्ता में, और वो जानबूझ के इसको प्रभावित करे और ये बाउंड्री जो है वो प्रभावित कर दे। अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं इसकी भी जनसंख्या 10 लाख रही होगी, इसकी भी 10 लाख है, इसकी भी 10 के करीब है, इसकी भी 10 के करीब ही होगी, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा हैं, हिंदू कम हैं। लेकिन उसने देखा सिचुएशन में कि इस क्षेत्र में हिंदू हैं, यहाँ पे इस क्षेत्र में भी हिंदू हैं, इधर मुस्लिम हैं या अन्य हैं जो भी हैं। उसने क्या किया, जानबूझ करके एक सिचुएशन इस तरह से क्रिएट की कि इस सीट को तोड़ करके हम ये बाउंड्री मिटा रहे हैं। ये बाउंड्री मिटा दिया उसने यहाँ से बाउंड्री लिया और कुछ इस तरह से एक नई सीट का निर्माण किया। देखिए सीटों की संख्या नहीं बदल रहा है वो, लेकिन उसने क्या किया, कुछ थोड़े मुस्लिम ले लिए और यहाँ के हिंदू और यहाँ के हिंदू बढ़ा लिए, तो इस सीट में हिंदू बाहुल्य हो गया। अब ये जो सीट, यहाँ की जनसंख्या कम पड़ गई, इसको इधर इसने एडजस्ट कर दिया यहाँ से। अब यहाँ भी मुस्लिम आधे बचे थे और इधर के हिंदू और इधर के हिंदू मिलकर के यहाँ भी हिंदू बाहुल्य क्षेत्र बन गया। तो दोनों सीटें हिंदू बाहुल्य हो गई और सीटों की संख्या भी उतनी ही है, क्योंकि ये जो जहाँ जहाँ एडजस्टमेंट है वो उसी प्रकार से सारे एडजस्टमेंट करके बाउंड्रीज़ का फिर से निर्धारण करके उतनी ही सीटें रखते हुए भी इधर से उधर हेर फेर करके जातियों को, धर्म को, समूहों को कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट कर दिया जाए कि हर एक सीट में अपना प्रभुत्व हो सके। तो इस तरह जो जानबूझ करके सीटों की सीमाओं का इस प्रकार से परिवर्तन कर दिया जाता है कि वह किसी के पक्ष में हो जाए। अब देखिए ये सीट हिंदू वर्ग के पक्ष में हो गई, वो जिधर चाहे उधर इलेक्शन ले जा सकते हैं। यहाँ भी मुस्लिम दो जगह बट गए ना, इसमें और इसमें, तो ये क्या कहलाता है, जेरी मेंडरिंग कहलाता है। इसीलिए जो परिसीमन का कार्य है वो एक संवेदनशील कार्य है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो इलेक्शन को प्रभावित भी कर सकता है। इसीलिए परिसीमन का कार्य सरकार को न दे करके स्पेशली
किसी ऐसे निकाय से करने की बात की गई जो स्वतंत्र हो, शक्तिशाली हो, जिस पे सरकार का बहुत ज़्यादा दबाव न हो, हस्तक्षेप न हो, ताकि एक पारदर्शी परिसीमन किया जा सके। तो आप जाहिर सी बात है इतने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व क्या है और परिसीमन किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। अगर परिसीमन सही तरीके से नहीं होगा तो वह किसी के पक्ष में भी जा सकता है। आप छोटे स्तर पे भी देखते होंगे, छोटे छोटे चुनाव में कि आप देखते होंगे कि आपके अगर छोटे स्तर पे उदाहरण लें ग्राम प्रधान के चुनाव में या छोटे चुनाव में, तो आप देखते होंगे किसी किसी गांव से प्रधान कहते हैं कि इस गांव से मुझे एक भी वोट नहीं मिलती है और मुझे अपने गांव से सारी वोटें मिल जाती हैं, और जो फला गांव है अगर ये गांव हमारे गांव में न लगता होता तो हम जीत जाते। तो परिसीमन अगर कहीं इस प्रकार से हो जाए कि वो गांव अलग निकाल दिया जाए, इस गांव को पूरा एक जगह कर दिया जाए, तो वो एक प्रत्याशी जीत सकता है। तो इसी को कहते हैं जेरिमेंडरिंग। तो आप समझते हैं परिसीमन क्या होता है और परिसीमन आयोग क्या है। तो सबसे पहले हम देखें कि परिसीमन क्या है। समझ आप गए ही। परिसीमन का मतलब है कि निर्वाचन क्षेत्र जो होते हैं, निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं निर्धारित करना। सामान्यतः इससे देखिए ये महत्वपूर्ण चीज़ है, सीटों की संख्या पे फर्क नहीं पड़ता। सीटों की संख्या प्रभावित नहीं होती, प्रभावित नहीं होती। ये सामान्यता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए बात तो ये की गई थी कि हर 10 साल के बाद में सीटों की संख्या भी जनसंख्या के हिसाब से परिवर्तित होगी, लेकिन अभी वर्तमान की जो सिचुएशन है उसमें सीटों की संख्या 2026 तक के लिए फिक्स है। तो इसीलिए हमने लिखा कि सामान्यतः इससे जो है सीटों की संख्या प्रभावित नहीं होती। यानी परिसीमन में अभी जो है वो निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करना ही परिसीमन आयोग का काम है। सीटों की संख्या इसमें अभी 2026 तक प्रभावित नहीं होंगी। तो परिसीमन का काम यह है लोकसभा और विधानसभा की निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना। अब ये कार्य कैसे होगा, कौन करेगा, इसके लिए आपको जो है एक आर्टिकल जानना होगा, आर्टिकल 82। परिसीमन क्या है आप समझ गए। अब हम इसमें देखें आर्टिकल 82, आर्टिकल 82। आर्टिकल 82 ये कहता है कि देखिए भारत में जनगणना जो होती है वो 10-10 साल के अंतराल पर होती है। 2011 में हुई थी, 2021 में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पा रहा है। तो 2021 उसके बाद 2031 10-10 साल के अंतराल पे जनगणनाएं होती हैं। तो आर्टिकल 82 कहता है कि प्रत्येक 10 वर्षीय जनगणना, जब भी जनगणना हो जाए के पश्चात, देखिए संविधान जो व्यवस्था करता है वो कहता है कि हर एक जनगणना के पश्चात 10 वर्ष पे होगी, तो हर एक जनगणना के पश्चात परिसीमन होना चाहिए। प्रत्येक 10 वर्षीय जनगणना के पश्चात में जो संसद है, ये संसद को पावर दी गई है। संसद जो है एक अधिनियम बनाए, अधिनियम बनाकर, अधिनियम ये परिसीमन के लिए है, इसको परिसीमन अधिनियम आप कह सकते हो। परिसीमन अधिनियम पास करे और जो प्रेजेंट की जनगणना है, यानी कि और प्रकाशित जनगणना के जो आंकड़े हैं, आंकड़ों के आधार पर क्या करे, परिसीमन। अब यहाँ पर जो बात की जा रही है वो सीटों की संख्या और जो एरिया है दोनों की बात है।
परिसीमन कराए। अब यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि परिसीमन कराने की जिम्मेदारी जो है वो किसके पास में है? वो संसद के पास में है कि वो विधि बना करके जिस रीति से चाहे, जिस प्रकार से चाहे, वो एक अधिनियम बनाए और उस अधिनियम के तहत जो है जो भी जनगणना आ चुकी है, जो नवीनतम आंकड़े हैं, उस नवीनतम आंकड़ों के आधार पर क्या करे? परिसीमन कराए। तो ये जो है संसद को पावर है। अब संसद जो है इस तरह से ये लोकसभा सीटों के संदर्भ में और आर्टिकल 170 को भी इसके साथ जोड़ेंगे तो ये विधानसभा सीटों के संदर्भ में दोनों की जो है दोनों जगह पर ये परिसीमन कराने का कार्य जो है करेंगे। तो यहाँ पे आर्टिकल यही चीज़ जो है आप देखेंगे आर्टिकल 170 ये विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित है। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने की बात करता है परिसीमन, और ये भी संसद के हवाले से ही होगा। तो इस तरह से ये आर्टिकल भी आपको याद रखना है और ये आर्टिकल भी आपको याद रखना है कि ये संसद जो है अधिनियम बनाएगा, परिसीमन अधिनियम बनाएगा। अब एक चीज़ ये है कि परिसीमन आयोग, जो आपको ऊपर हेडिंग हमने लिखी परिसीमन आयोग, जाहिर सी बात है परिसीमन आयोग ये परिसीमन अधिनियम बनेगा, उसी के तहत बनाया जाएगा। प्रश्न आ सकता है कि परिसीमन आयोग किस प्रकार की संस्था है? क्या यह संवैधानिक संस्था है या विधिक संस्था है? तो अगर पीछे की क्लासेस को आपने पढ़ा होगा तो हमने बताया था कि जिन संस्थाओं का गठन का जिक्र जो है संविधान में होता है वो संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, लेकिन परिसीमन आयोग का जिक्र संविधान में नहीं है। यहाँ कहीं भी नहीं कहा गया कि परिसीमन आयोग बनाओ। उसने कहा कि संसद एक विधि बनाए, अधिनियम मतलब विधि बनाए, परिसीमन से रिलेटेड विधि बनाए, यानी परिसीमन अधिनियम बनाए, परिसीमन आयोग नहीं बनाने की कहा उसने कहा परिसीमन अधिनियम बनाइए और उसके आधार पर जो भी जनगणना के आंकड़े आए हैं उनको आधार मान करके परिसीमन का कार्य करिए, जैसे जिस रीति से संसद चाहे। तो संसद ने क्या किया? संसद ने परिसीमन अधिनियम पारित किया, पहली बार 1952 में, 4 बार कर चुके हैं तब से, और उसमें उन्होंने एक परिसीमन आयोग बनाने का जिक्र किया कि ये कार्य हम दे रहे हैं किसको? परिसीमन आयोग को, जो इलेक्शन कमीशन के साथ मिल करके परिसीमन का कार्य करेगा। तो परिसीमन आयोग किस प्रकार की संस्था हो जाएगी? वो एक विधिक संस्था हो जाएगी जो विधि बना करके लाई गई है। वो क्या काम करेगी? वो आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 दोनों का प्रयोग करते हुए लोकसभा और विधानसभा की सीटों का परिसीमन करेगी। वही जो परिसीमन आयोग है वो दोनों जगह का कार्य करेगा और दोनों के लिए शक्तियाँ उसको कहाँ से मिलेंगी? आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 से। साथ ही साथ में परिसीमन आयोग के पास में जो है SC और ST के लिए सीटें रिजर्व करने का भी पावर है, और वो उसको शक्ति मिलती है आर्टिकल 330 और 332 के तहत। तो चीज़ें देखें, तो आपने ये देख लिया कि ये बात है संविधान में। अब परिसीमन आयोग जो है वो संसद ने अधिनियम बना के लाया। देखें संसद ने क्या किया? संसद को पावर मिली थी, संसद से कहा गया कि आप हर एक जनगणना के बाद में परिसीमन अधिनियम पारित करिए। तो संसद ने 4 बार जो है परिसीमन अधिनियम पारित किए, और उसके आधार पर, यानी उन परिसीमन अधिनियमों के आधार पर 4 बार 4 परिसीमन आयोग का गठन किया है। अभी तक 4 परिसीमन आयोगों का गठन किया है, तो अब एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि परिसीमन आयोग का गठन क्या संविधान के अनुसार होता है? क्या संविधान में लिखा गया कि परिसीमन आयोग बनाओ? नहीं, परिसीमन आयोग का गठन जो है वो परिसीमन अधिनियम के तहत किया जाता है, और परिसीमन अधिनियम लाने की बात आर्टिकल 82 में
कही गई है और हर जनगणना के पश्चात लाने की बात कही गई है। तो वो 4 बार कौन कौन से हैं? देखिए, पहली बार कब किया गया? जब 1951 में जनगणना हुई, तो 1951 के बाद में 1952 में लाया गया। तो उस अधिनियम का नाम है परसिमन डिलिमिटेशन एक्ट, परसिमन अधिनियम, परसिमन आयोग अधिनियम भी इसको कहते हैं, परसिमन अधिनियम 1952 ये लाया गया। इसके बाद दोबारा लाया गया परसिमन अधिनियम 1962 और तीसरी बार फिर जो है परसिमन अधिनियम लाया गया। कब लाया गया? 1972 में। और चौथा परसिमन आयोग जो सबसे लेटेस्ट है वो किस अधिनियम के तहत लाया गया? वो है परसिमन अधिनियम 2002। अब एक चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे कि 2002 के बाद में कोई भी परसिमन अधिनियम नहीं पास किया गया है संसद के द्वारा। अभी तक 4 बार परसिमन अधिनियम लाया गया और हर अधिनियम के आधार पर एक परसिमन आयोग का गठन किया गया। तो यहाँ पर जो है प्रथम परसिमन आयोग बना, सबसे पहले यही बना परसिमन आयोग, और ये 1952 में ही बना था। तो ये परसिमन आयोग 1952 हो गया। इसके बाद में दूसरा बना यहाँ पर फिर परसिमन आयोग, और ये बना 1963 में। याद रखिएगा, अधिनियम 62 में आया था, आयोग 63 में 63 में बना था। और यहाँ पर बना परसिमन अधिनियम, परसिमन आयोग 1973। यहाँ भी 73 में बना है, जबकि ये 72 में आया था। और यहाँ भी जो है एक परसिमन आयोग का गठन किया गया, परसिमन आयोग 2002 में। तो प्रश्न आपसे आएगा कि अब तक संसद ने कितने परसिमन अधिनियम अथवा परसिमन आयोगों का गठन किया है? तो दोनों का उत्तर 4 है, लेकिन वर्ष अलग अलग हैं। 52, 62, 72 और 2002 ये 4 अधिनियम हैं, और इनके आधार पर 2 तो सेम ईयर में है और 2 एक वर्ष बाद में हैं, बीच वाले 2। तो ये 4 परसिमन आयोगों का गठन किया है। तो अभी एक प्रश्न मन में आ गया कि आर्टिकल 82 जो हमने अभी बताया था आपको, 82, उसमें तो कहा गया था कि प्रत्येक जनगणना, यही तो हमने अभी आपको लिखवाया कि आर्टिकल 82 में कहा गया था कि हर जनगणना के बाद में परसिमन अधिनियम लाया जाएगा। तो जनगणना तो चलिए 51 में, ये 62, 61 वाला, ये 71 वाला हो गया, ये 2001 वाला हो गया। तो बीच में 1981 और 1991 2 जनगणनाएं तो और हुई होंगी। इसके बाद में परसिमन अधिनियम क्यों नहीं लाया गया? हर एक जनगणना के बाद लाना था। तो 1981 और 1991 में परसिमन आयोग का गठन नहीं किया गया। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, परसिमन आयोग का गठन नहीं किया गया बीच में। और इसके बाद 2002 के बाद में भी, 2011 में भी नहीं किया गया। और उसके बाद 2021 में जो आप इधर देख रहे हो, 2020 में जो किया गया है, वो परसिमन अधिनियम 2002 के अधीन ही परसिमन आयोग है, नया अधिनियम नहीं लाया गया है। यानी कि परसिमन अधिनियम 2002 अभी तक लेटेस्ट है, इसके बाद कोई अधिनियम नहीं है। हालांकि इसके आधार पे परसिमन आयोग अभी एक और गठित किया गया है पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, अभी क्लास के लास्ट में उस पर हम बात करेंगे। और जम्मू कश्मीर में भी परसिमन अभी कराया जा रहा है। तो पूरी चीज़ को समझेंगे सिस्टम से। यहाँ तक हमने जो बात की है वो बात ये की है कि परसिमन क्या है, लोकसभा और विधानसभा की सीटों के जो बाउंड्री होते हैं उनको डिसाइड करना, कहाँ से कहाँ तक कौन सी सीट होगी, यही परसिमन है। और वर्तमान में परसिमन जो है वो सीटों की संख्या में परिवर्तन नहीं करता है। ये भी हम अभी पूरा आपको लिखवा देंगे, कब से कब तक है, क्या मामला है उसमें।
प्रत्येक जनगणना के बाद में होना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हुआ है इस पे भी हम बात करेंगे। तो ये 4 परिसीमन आयोग आप याद रखेंगे। अब हम देखें कि जो परिसीमन आयोग बनता है उसकी संरचना कैसी है, कौन कौन उसमें होता है, कौन बनाता है, क्या शक्तियाँ हैं, इस पे बात करें। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जाननी हैं। सीटों की संख्या कब तक के लिए स्थायी की गई है, आरक्षण कौन से आर्टिकल के तहत दिया जाता है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी कार्य वगैरह पे जब बात करेंगे तब पहले हम परिसीमन आयोग की संरचना और गठन को देख लेते हैं। सबसे पहले हम परिसीमन आयोग के गठन की बात करते हैं। गठन किस आधार पे किया जाएगा? परिसीमन अधिनियम के आधार पे। परिसीमन अधिनियम के आधार पर कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय करेंगे। राष्ट्रपति द्वारा इसका गठन होता है। परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अब इसकी संरचना पे हम बात कर लेते हैं। और एक चीज़ और लिख लीजिए कि परिसीमन अधिनियम के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा इसका गठन होता है। और ये है क्या, संस्था क्या है परिसीमन आयोग? परिसीमन आयोग जो है वो एक शक्तिशाली स्वतंत्र संस्था है। विधिक संस्था तो है ही, ये एक जो है स्वतंत्र निकाय है और ये उच्च शक्ति रखने वाला, यानी उच्चाधिकार, इसके अधिकार बहुत पावरफुल हैं, उच्चाधिकार रखने वाली संस्था है, जिसके जो आदेश होते हैं, यानी परिसीमन करने का जो आदेश इसका है, जिसके आदेश कानून की तरह लागू किए जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, कानून की तरह लागू होते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि जो परिसीमन आयोग है स्वतंत्र तो है ही, ये उच्चाधिकार रखने वाली संस्था है, यानी इसके अधिकार बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। इतने हैं कि इसका जो आदेश होता है, यानी ये जो परिसीमन करते हैं वो कानून की तरह लागू होता है। कानून की तरह लागू होने का अर्थ ये है कि ये न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगा और ना ही संसद या राज्य के विधानमंडल इसमें कोई संशोधन कर सकते हैं। तो इसका 2 बातें हैं, यह न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है, यह न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि परिसीमन आयोग ने अगर किसी सीट की बाउंड्री इस तरह से डिसाइड कर दी है तो कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये वाला एरिया भाई आपने गलत इसमें जोड़ दिया या इसमें से निकाल के उसमें जोड़ दिया, इसके लिए विवाद लेके न्यायालय में नहीं जाएगा वो। तो ये न्यायालय में प्रसंगत नहीं होगा, सीट डिसाइड हो गई तो वैसे ही रहेगी। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें संसद जो इसका आदेश है, ये जो इसका आदेश की बात हो रही है, इसमें संसद या विधानसभा लोकसभा में रखे जाते हैं। देखिए इस तरह से लिखें, इसकी जो रिपोर्ट है, इसकी रिपोर्ट लोकसभा एवं विधानसभा में रखी जाती है, यानी वहाँ पे रखी जरूर जाती है, लेकिन वह इसमें संशोधन नहीं कर सकते। अब देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है ये कि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट अंतिम है, न्यायालय आप नहीं जा सकते और ना ही लोकसभा उसमें कोई परिवर्तन कर सकती है और ना ही विधानसभा। रिपोर्ट रखी जरूर जाएगी लेकिन वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और ये जो है ये जो रिपोर्ट होती है, अगला पॉइंट ये है कि इसको राष्ट्रपति जो है एक तिथि घोषित करते हैं तब से लागू होता है, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट तिथि से लागू होता है, ये तिथि से लागू होता है।
ये परिसीमन आयोग की पावर है, ये इसकी शक्तियाँ हैं। अब हमने गठन की बात की, तो अब हम ये देख लेते हैं कि परिसीमन आयोग में होता कौन कौन है, यानी कि इसकी संरचना क्या है, कौन कौन इसमें होगा। आप इसको लिख लिए होंगे। अब हम संरचना पे बात कर लेते हैं, कितने लोग होंगे और वो क्या शक्ति रखते हैं, ये भी हम देखेंगे। संरचना, तो देखिए संरचना में इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, ये जो है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व या वर्तमान भी पूर्व न्यायाधीश होते हैं। जो 2002 में परिसीमन आयोग गठित किया गया, उसके अध्यक्ष जो थे वो न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह। और अभी किसके अध्यक्षता में जो परिसीमन आयोग जो जम्मू कश्मीर के लिए गया है, उसका कमेंट करके आप बताइए कि अध्यक्ष कौन है। तो अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, पदेन सदस्य होते हैं, यानी कि ये सदस्य होंगे ही होंगे। पदेन सदस्य यानी जो भी इस पद पे होगा वो ऑटोमेटिक इसका सदस्य होगा। और वो क्या है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जो भी भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे वो इसके पदेन सदस्य होंगे। और इसमें जो है उस राज्य के निर्वाचन आयुक्त भी होंगे जिस राज्य में परिसीमन होना है। तो जिन जिन राज्यों में परिसीमन होना है, जैसे मान लेते हैं कि 4 राज्यों में परिसीमन का कार्य किया जाना है, तो उन चारों राज्य के निर्वाचन आयुक्त भी इसके सदस्य होंगे। यानी कि लिखेंगे संबंधित राज्य के, जिस राज्य में होना है, संबंधित राज्यों के निर्वाचन आयुक्त इसमें होंगे। तो यही निर्णायक बॉडी है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो इतने लोग हैं, यही मुख्य निर्णायक हैं। जो भी निर्णय लेंगे, निर्णायक लोग यही हैं। बाकी इसमें और होंगे, इसमें जो है कुछ सहयोगी सदस्य भी होते हैं। सहयोगी सदस्य, एसोसिएट मेंबर्स इनको बोलते हैं, एसोसिएट मेंबर्स। सहयोगी सदस्य कितने होते हैं, ये जो है जो संबंधित राज्य हैं उनसे 10 मेंबर हो सकते हैं। कुल संबंधित राज्य से कुल 10 सदस्य, संबंधित राज्य से कुल 10 सदस्य इसमें और होते हैं। जिस राज्य में परिसीमन होना है वहाँ के 10 मेंबर और होते हैं, इनको सहयोगी सदस्य कहा जाता है, एसोसिएट मेंबर होते हैं। ये 10 मेंबर कौन होते हैं, ये 10 मेंबर में इसमें देखिए 5 होते हैं लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के प्लस 5 विधानसभा के सदस्य होते हैं। कुल 10 सदस्य होते हैं, टोटल कितने 10। तो ये 10 हो गए, 5 + 5, 5 ये और 5 ये। ये जो 5 उस राज्य के लोकसभा के जो एमपी होंगे और उसी राज्य के विधानसभा के जो 5 एमएलए होंगे, इनको कौन भेजेगा, तो लोकसभा वालों को भेजेंगे लोकसभा के स्पीकर, और विधानसभा वालों को कौन भेजेगा, विधानसभा के स्पीकर। तो ये यहाँ पर लोकसभा के स्पीकर के द्वारा 5 सदस्य नामित किए जाते हैं, और ये 5 जो है विधानसभा के स्पीकर के द्वारा भेजे जाते हैं। तो ये 10 मेंबर इसमें होते हैं संरचना में। तो कौन कौन हो गया, एक अध्यक्ष हो गए, पदेन सदस्य हो गए, संबंधित राज्यों के भी ये निर्वाचन आयुक्त और ये भी हो गए, साथ में सहयोगी सदस्य हो गए। और ये जो हैं ये केवल सुझाव देते हैं, इनका काम केवल सुझाव देना है। यानी कि जब रिपोर्ट तैयार हो जाती है तो इनके सामने प्रस्तुत की जाती है और ये इस पर अपना परामर्श दे सकते हैं, लेकिन वो परामर्श जो है यही निर्णय लेंगे कि माना जाए कि नहीं, ये सिर्फ परामर्शदात्री हैं, सलाहकारी हैं। तो ये हमारा परिसीमन आयोग है, इसको कहते हैं परिसीमन आयोग। और यही क्या करता है, यही लोकसभा की सीटों का परिसीमन और विधानसभा की सीटों का परिसीमन करता है। दोनों की शक्तियाँ इसको कहाँ से मिलती हैं, लोकसभा की सीटों के लिए आर्टिकल 82 से और
जो विधानसभा की सीटों का परिसीमन की शक्ति इसको आर्टिकल 170 से मिलती है। दोनों आर्टिकल हमने आपको शुरू में बता दिए। तो ये कहाँ से शक्ति प्राप्त करता है? ये संविधान से शक्ति प्राप्त करता है, आर्टिकल 82 से और आर्टिकल 170 से। एक और कार्य इसका है, उसकी शक्ति देखिए कहाँ से मिलेगी। तो परिसीमन आयोग की अगर शक्तियों की बात की जाए तो हमने आपको बता ही दिया कि परिसीमन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है जो एक विधि के अधीन गठित किया जाता है, यानी विधिक निकाय भी है, और ये संविधान से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता है। ये लोकसभा और विधानसभा की सीटों का परिसीमन करता है, एससी और एसटी के लिए सीटें रिजर्व करता है, और इसके जो आदेश होते हैं वो कानून की तरह लागू होते हैं। राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो है निर्दिष्ट की गई तिथि से लागू होते हैं इसके आदेश। इसके आदेश को लोकसभा में और विधानसभाओं में रखा जाता है राज्यों की, लेकिन वो इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो ये इसकी पावर्स हैं। अब हम कार्य को ज़रा एक संक्षिप्त उसमें लिख लें कि इसके कार्य क्या हैं। हालांकि कार्य आप समझ ही गए, लेकिन फिर भी इसको हम 3 भागों में बांट के समझेंगे। पहला देखिए, जो संसदीय सीटें हैं, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का, निर्वाचन क्षेत्र का मतलब सीट, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। एक तो ये कार्य करता है, इसकी पावर सी से कहाँ मिलती है? आर्टिकल 82 से। तो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन जब ये करता है, यानी लोकसभा की सीटों का परिसीमन, तो ये क्या ध्यान में रखते हैं? इसको करने के लिए ये ध्यान में रखते हैं कि हर एक लोकसभा में लगभग बराबर जनता रहे, यानी कि हर एक मेंबर जो चुन करके आए वो लगभग बराबर जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता हो। यानी कि जैसे कि एक सीट ये है, एक सीट ये है, तो दोनों जगह कोशिश इनकी ये रहेगी कि यहाँ भी अगर 10 लाख जनता है तो यहाँ भी लगभग 10.5, 9.9, यानी लगभग यहाँ भी 10 लाख हो। देखिए, बिल्कुल 100% की बात नहीं की गई, क्योंकि इतना एग्जैक्ट बनाया नहीं जा सकता है, यथासंभव कहा गया है, जितना हो सकता है बराबर रखने की बात की जाएगी। तो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन में परिसीमन आयोग किस चीज़ का ध्यान रखता है? वो ध्यान रखता है कि जिस राज्य में वो सीट बनाई जा रही है उस राज्य को टोटल जितनी सीटें मिली हैं और उस राज्य की जो टोटल जनसंख्या है उसका अनुपात हर राज्य में एक जैसा हो। यानी कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, केरल, तमिलनाडु, हर एक राज्य में एक ही जैसा निकले लगभग में, यथासंभव। तो ये हो गया। दूसरा इसका कार्य होता है विधानसभा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। इसमें भी बिल्कुल वही चीज़ अपनाई जाती है कि जितनी सीटें हैं और जितनी जनसंख्या है उसका अनुपात हर एक क्षेत्र में एक जैसा रहे। ऐसा ना हो कि किसी क्षेत्र में अलग है, किसी क्षेत्र में अलग है। यानी कि मैं एक विधायक बन के आ रहा हूँ जो मेरे पीछे 4 लाख की जनसंख्या है और एक व्यक्ति आ रहा है जो 25 लाख की जनसंख्या पे जीत के आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। हर विधायक लगभग बराबर जनता का प्रतिनिधित्व करता हो, उसी प्रकार से हर एमपी लगभग बराबर जनता का प्रतिनिधित्व करता हो। सीधा सा मतलब यही है इसका। और तीसरा कार्य ये होता है कि एससी एवं एसटी, एससी एवं एसटी की सीटों का आरक्षण, ये काम यही करता है, आरक्षण। देखो, इससे संबंधित हमने आर्टिकल आपको बताया, आर्टिकल 170, और इससे हमने बताया आर्टिकल 82। ये इससे पावर्स मिलती हैं इसको, क्योंकि उनमें ऐसे प्रावधान किए गए हैं। एससी और एसटी की सीटों का आरक्षण करता है। कैसे करता है? कितनी सीटें किस राज्य में एससी की होंगी और कितनी एसटी की होंगी, ये परिसीमन आयोग तय करता है, आरक्षित करता है सीटें। तो किस आधार पे करता है? एससी और एसटी को आरक्षण, कितना आरक्षण दिया जाएगा? राजनीतिक आरक्षण ये दिया जाएगा उस राज्य में इनकी जनसंख्या का जो प्रतिशत होगा उसी अनुसार। यानी कि राज्य में एससी एसटी की जनसंख्या
के आधार पर, यानी कि अगर किसी राज्य में एससी का 10% है जनसंख्या तो वहाँ पर 10% सीटें उसके लिए रिजर्व की जाएंगी। तो ये हो गया, ये इसके 3 कार्य हैं। अब इसमें पावर कहाँ मिलती है इनको? एससी और एसटी की सीटें रिजर्व करने की पावर से रिलेटेड क्या है? ये जो है आपका आर्टिकल 330, ये लोकसभा में, देखिए लोकसभा में एससी एसटी का आरक्षण की बात करता है, ये राजनीतिक आरक्षण है। और आर्टिकल 332 ये विधानसभा में एससी एसटी का आरक्षण की बात करता है। तो यानी कि ये 2 आर्टिकल जो हैं ये इसको पावर देते हैं कि वो लोकसभा और विधानसभा में सीटों का आरक्षण करे। तो अब देखिए ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड हैं? ये सब चीज़ें जनगणना पे डिपेंड है या नहीं है? जब जनगणना करोगे तभी तो पता चलेगा कि कितना एससी है कितना एसटी है, तभी तो पता चलेगा कि विधानसभा में कैसे हम परिसीमन करें। भाई आपको बराबर जनसंख्या रखनी है हर एक सीट में, आपको ये सारी सीटें बनानी है इस तरह से, तो आपको यहाँ सब में बराबर जनसंख्या रखनी है। तो आपके पास जनसंख्या के आंकड़े तो होने चाहिए, कहाँ किस ज़िले में किस तहसील में कितनी जनसंख्या है, तभी तो आप बांटोगे या गिनने बैठ जाओगे घर घर जाके कि भाई आप कितने लोग हो, आप कितने लोग हो। तो उन आंकड़ों का प्रयोग करके ही आप ज़िले तहसील इत्यादि को सीटों में विभक्त करोगे ताकि हर एक सीट में जनसंख्या बराबर रहे, चाहे वो विधानसभा की सीटें हों और चाहे वो लोकसभा की सीटें हों, दोनों जगह आपको जनसंख्या के आंकड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये यहाँ तक आप समझें। अब जनसंख्या के कौन से आंकड़े प्रयोग किए जाएं, यहाँ पे थोड़ा भ्रम की स्थिति रहती है। आर्टिकल 82 क्या कहता है? अभी जो पहले हमने लिखवाया था आर्टिकल 82, उसने कहा था जनसंख्या के नवीनतम आंकड़ों का प्रयोग किया जाए। क्यों नवीनतम आंकड़ों का? यानी जो लेटेस्ट आ गई हों उनका प्रयोग किया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि जनसंख्या घटती बढ़ती रहती है क्षेत्रों की, किसी क्षेत्र की ज़्यादा बढ़ सकती है, किसी क्षेत्र की कम बढ़ सकती है, और आपको हर क्षेत्र में जनसंख्या बराबर के हिसाब से क्षेत्र काटने हैं। तो इसके लिए नवीनतम आंकड़े प्रयोग किए जाएं ताकि सभी जनता का प्रतिनिधित्व मिल सके, यानी कि बढ़ती और घटती जनसंख्या के प्रभाव को कम करके हर एक प्रतिनिधि बराबर जनता का प्रतिनिधित्व कर सके। इसीलिए 10 साल के बाद परिसीमन कराया जाता है। लेकिन अब यहाँ पे कुछ आपको चीज़ें जाननी है, वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक आपने देख लिया। अब जानना आपको ये है कि भले ही कहा गया कि नवीनतम जनगणना के आंकड़े प्रयोग किए जाएंगे, लेकिन प्रयोग नहीं किए जाते हैं, और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको जाननी है वो आप देखें। देखिए कुछ प्रमुख तथ्य आप लिख लें जो आपको याद रखने हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। देखो परिसीमन जो होता है, परिसीमन का मुख्य आधार क्या है? मुख्य आधार है जनसंख्या, यानी जनसंख्या को ही आधार करके आप परिसीमन करते हो। अब इस वजह से क्या होगा, जब 10 साल बीतेंगे तो जनसंख्या बदल जाएगी और जनसंख्या के आधार पर ही सीटों का भी आवंटन किया जाता है। जैसे कि इंडिया है, इंडिया में यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, लोकसभा में इनकी कितनी सीटें होंगी ये किस आधार पर तय करोगे? एमपी को कितनी सीटें दोगे, महाराष्ट्र को कितनी सीटें होंगी लोकसभा की, ये तय होता है जनसंख्या के आधार पे। जिस प्रदेश की जितनी ज़्यादा जनसंख्या उसकी उतनी सीटें हो जाएंगी। भाई क्यों हो जाएंगी उसकी उतनी सीटें? क्यों? क्योंकि परिसीमन का मुख्य आधार है जनसंख्या। हमको भारत को उतने क्षेत्रों में बांटना है जितनी लोकसभा में सीटें हैं, और वो क्षेत्र किस पे डिपेंड होंगे? जनसंख्या पे डिपेंड होंगे। यानी कि अगर टोटल जनसंख्या है भारत की, उसको सीटों से भाग कर दीजिए जितनी भी सीटें हैं। तो मान लेते हैं कि अगर 10 लाख निकला उसका उत्तर, तो इसका मतलब है कि 10 लाख पर हमको एक सीट बनानी है।
तो यूपी की जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ ज़्यादा सीटें बन जाएंगी, महाराष्ट्र की जनसंख्या कम है तो वहाँ कम बन जाएंगी, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर ही बनाना है, क्षेत्र के आधार पर थोड़ी ना बनाना है कि क्षेत्रफल राजस्थान का ज़्यादा है तो वहाँ पे 5 वर्ग किलोमीटर की सीटें बनाओगे तो ज़्यादा सीटें बन जाएंगी। ऐसा नहीं, जनसंख्या जिसकी ज़्यादा, इसीलिए आप देखते हो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी तो है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जिन प्रदेशों की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है उन प्रदेशों की लोकसभा में सीटें बढ़ती जाएंगी, और जिन प्रदेशों की जनसंख्या कम बढ़ रही है या स्थिर है उनकी तो बढ़ेंगी नहीं सीटें, तो धीरे धीरे लोकसभा में उनकी पावर क्या होगी, उनकी पावर कम हो जाएगी। क्योंकि लोकसभा में जब कोई विधेयक पारित होगा तो पता चला यूपी के 300 लोग बैठे हैं, अब यूपी का जलवा है जिधर 300 चले जाएं। एक आंकड़ा मैंने ऐसे ही आपको बताया, 300 नहीं, लेकिन जो भी है, जितनी भी सीटें 80-90 जितनी हो जाएंगी, 100 हो जाएंगी, तो ज़्यादा लोग जहाँ के होंगे उसका प्रभाव बढ़ जाएगा। तो ऐसी एक समस्या दिखाई पड़ गई, एक समझ में आई और इस पर रोक लगाने की कोशिश की गई। तो पहली बार किया गया, देखिए, परिसीमन का मुख्य आधार जनसंख्या था, तो परिसीमन हमने आयोग आपको बताए। परिसीमन आयोग एक तो 1952 में आया था, एक 1963 में आया था, फिर 1973 में आया था और फिर 2002 में आया। ये 4 परिसीमन आयोग आए। तो पहले इस पे रोक नहीं थी, जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन किया गया, लेकिन 1973 में जो परिसीमन आयोग आया, यानी तीसरा वाला, उसने कौन से जनसंख्या के आंकड़े प्रयोग किए होंगे, आप अनुमान लगाए। इसने 1951 वाले किए, इसने 1961 वाले किए, इसने 1971 वाले आंकड़े प्रयोग किए होंगे, क्योंकि 1973 में इसका गठन हुआ तो उसके पहले नवीनतम आंकड़े 1971 वाले इसने प्रयोग किए होंगे, और इसने सीटों की संख्या निर्धारित की, हर एक राज्य में कितनी सीटें होंगी और उनका परिसीमन क्या होगा, ये 1973 के परिसीमन आयोग ने निर्धारित की। इसके बाद इमरजेंसी के समय में भारत में इंदिरा गांधी सरकार ने एक निर्णय लिया और परिवार नियोजन का एक कार्यक्रम पूरे देश में जो चल रहा था उसके मद्देनज़र इन्होंने कहा, और ऐसे बातें भी उठ रही थी कि उत्तर भारत के प्रदेशों की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही, इसलिए उनकी सीटें सेंटर में बढ़ जाएंगी और उनका, तो फिर हम क्यों जनसंख्या घटाएं। अगर भाई आप कह रहे हो कि पूरे देश के सब प्रदेश अपने अपने प्रदेशों में जनसंख्या को नियंत्रित करें, कम करें, तो वो कहेंगे हम तो नियंत्रित करेंगे, हमारी तो सीटें कम पड़ जाएंगी, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, तो इसलिए डिमोटिवेट होते हैं लोग। तो उन्होंने एक उपाय निकाला कि क्यों ना ये जो जनसंख्या है उसको कहीं पे रोक दें हम, यानी हर बार नए आंकड़े प्रयोग करने के बजाय 1971 पे फिक्स कर दें, यानी इसके बाद किसी की जनसंख्या बढ़ती है तो बढ़ने दो, हम सीटें नहीं बदलने वाले। तो सब सहमत रहेंगे, हाँ ठीक है, सीटें जनसंख्या से प्रभावित नहीं होंगी। लेकिन इसको ऑल टाइम तो किया नहीं जा सकता था, क्योंकि कभी न कभी तो आपको जनसंख्या के नए आंकड़ों के आधार पे करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, एक एक विधायक, एक एक सांसद जो है 50 लाख की जनसंख्या हो जाएगी वहाँ की, तो क्या एक ही आदमी प्रतिनिधि बना रहेगा। उसमें भारत में लगभग 15 लाख पे एक प्रतिनिधि होता है, यूके अगर हम जाओगे तो 1 ही लाख पे एक प्रतिनिधि है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा जनसंख्या पे एक ही अगर एमपी होगा तो वो भी गलत है ना। लेकिन फिलहाल कुछ समय के लिए रोका जा सकता था। तो क्या हुआ, 42वां संविधान संशोधन किया गया, इसमें बहुत से काम किए गए थे। 42वां संविधान संशोधन ये किया गया 1996 में। देखिए तब तक ये तीसरा परिसीमन हो चुका है, तीसरा वाला जो है परिसीमन इस आंकड़ों का प्रयोग किया है। तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें क्या कहा गया कि जो सीटों का आवंटन का आधार है, सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर रहेगी और 2001 तक
संख्या में परिवर्तन, संख्या में परिवर्तन नहीं होगा। देखिए 2001 तक जो है वो परिवर्तन पे रोक लगा दिया इन्होंने। अब इसीलिए हमने अभी आपको बताया था कि 1971 की जनगणना के आधार पर तो परिसीमन आयोग बना, लेकिन इसके बाद में परिसीमन पे रोक लग गई। आप देख रहे हो कि 42वें संविधान संशोधन से परिसीमन पे रोक लगा दिया गया। इसीलिए जो है 1981, 1991 में परिसीमन आयोग नहीं बने। परिसीमन आयोग नहीं बने, इसीलिए नहीं बने क्योंकि उनका कोई काम ही नहीं रह गया। और ये भी कह दिया गया कि 2001 में हम इस पे फिर से बात करेंगे भाई। तो 2001 आ गया, 2001 में परिसीमन अधिनियम आया और 2002 का परिसीमन आयोग गठित किया गया। और उसी समय 2001 में एक संशोधन भी कर दिया गया। वो संशोधन भी महत्वपूर्ण है। वो क्या है देखिए, ये था 84th यानी 84वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 2001 में। अब देखिए 2001 में ही क्यों, क्योंकि यहाँ 2001 तक इन्होंने रोक लगाई थी। इसको क्या किया गया कि ये जो स्थगन था इसको 2026 तक बढ़ा दिया गया। सीटों की संख्या, इन्होंने कहा कि सीटों की जो संख्या है 2026 तक परिवर्तित नहीं होंगी, परिवर्तित नहीं होंगी, 1971 के आंकड़ों पर आधारित रहेंगी, आंकड़ों पर ही आधारित रहेंगी। तो आप कहोगे फिर ये 2002 का परिसीमन क्यों? अब ये 2002 का जो परिसीमन है वो सिर्फ भौगोलिक सीमाओं का सीमांकन करेगा, ना कि सीटों का कोई आवंटन में हेरफेर करेगा, ना सीटों की संख्या में बदलाव नहीं करेगा। इसीलिए हमने आपको शुरू में लिखवाया था कि परिसीमन आयोग सीट का जो बाउंड्री का निर्धारण करता है वो बिना संख्या में परिवर्तन किए, यानी कि उसी में बांटी। जनसंख्या बढ़ गई है तो सब कहीं बढ़ा दीजिए, 10 लाख बढ़ गई तो 1 लाख 10 सीटें में एडजस्ट कर दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि 10 लाख बढ़ गई तो एक नई सीट बना दीजिए, सीट नहीं बनेगी नहीं, क्योंकि 2026 तक के लिए इस पर रोक लगी हुई है। और कौन से आंकड़े प्रयोग किए जाएंगे, यानी यूपी में कितनी सीटें होंगी, यूपी में लोकसभा की कितनी सीटें होंगी, इसके लिए हम कौन सी जनसंख्या देखेंगे। 1971 में जितनी यूपी में जनसंख्या थी, 1971 के बाद में 2021 आ गया है, यूपी की जनसंख्या 1.5 गुना से ऊपर ज़्यादा हो गई होगी। तो अब सीटें बहुत हो जानी चाहिए, 80 सीटें हैं तो 90 के ऊपर पहुंच जानी चाहिए, मतलब ज़्यादा हो जानी चाहिए। अभी एग्जैक्ट नहीं मैं बता सकता कितनी हो जानी चाहिए, लेकिन फिर भी बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि अगर उतने लोगों पे प्रतिनिधित्व रखा जाए। लेकिन क्या है, 2026 तक रोक लगी हुई है। कौन से आंकड़े प्रयोग किए जाएंगे, 1971 के आंकड़े प्रयोग किए जाएंगे सीटों के संदर्भ में। लेकिन भौगोलिक जो परिसीमन है विधानसभा की सीटों के लिए वह 2001 के आंकड़े प्रयोग करेगा। तो जो इसके आगे एक और पॉइंट लिखेंगे कि विधानसभा की सीटों का परिसीमन सीमन 2001 की जनगणना पर आधारित रहेगा, आधारित होगा। और लोकसभा की तो करी ही नहीं जाएंगी अब 2026 तक, और संख्या में तो ना तो विधानसभा की और ना तो लोकसभा की कोई परिवर्तन नहीं होगा 2026 तक। तो इस चीज़ को आप समझ गए। इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि लोकसभा की सीटें या विधानसभा की सीटें कौन से जनसंख्या के आंकड़ों का प्रयोग करती हैं। संख्या आवंटन वो जो है 1971 की जनगणना का प्रयोग करते हैं। जो भौगोलिक परिसीमन हो रहा है विधानसभा की सीटों के लिए परिसीमन
तो वो 2001 की जनगणना का, यानी कि आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि परिसीमन आयोग 2002 कौन से जनगणना के आंकड़े प्रयोग करके जो है प्रदेश में विधानसभा की सीटों का परिसीमन किया, तो 2001 की जनगणना। लेकिन संख्या में परिवर्तन नहीं कर सके, करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो 2026 तक स्थगित है और उसके लिए वही एक आधार है 1971 की जनगणना। तो ये कब होगा, कब बदला जाएगा? तो अगली बात ये है, इसमें यहाँ लिखेंगे कि 2026 के बाद जो जनगणना के आंकड़े होंगे, जो जनगणना होगी उसके आधार पर जो है परिसीमन पुनः होगा। इसमें जो है सीटों का आवंटन भी चेंज किया जा सकेगा और प्लस परिसीमन भी होगा। अब ये होगा वो तो भविष्य के गर्त में है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जनगणना जो पड़ेगी वो पड़ेगी 2031 में। 2026 के बाद में जो जनगणना होने वाली है वो 2031 में होगी। अब अगर परिस्थितियां कुछ और ना हो गई, जैसे 2021 में होना चाहिए था जनगणना, लेकिन पूरा 2021 चला गया है, जनगणना नहीं हो पाई, तो 2026 के बाद 2031 में जनगणना होगी, उसके आंकड़े आएंगे, उस आंकड़ों के आधार पर सीटें बढ़ेंगी, लोकसभा में सीटें बढ़ेंगी, हर राज्य के हिस्से में सीटें बढ़ाई जाएंगी, यूपी को ज़्यादा सीटें मिलेंगी, महाराष्ट्र को और बढ़ाई जाएंगी। तो क्यों ऐसा 2026 क्यों माना गया? क्योंकि ऐसा माना गया कि 2026 तक लगभग हर प्रदेश की जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो एक समान आ जाएगी, तो सब सहमत होंगे कि हाँ बढ़ा लिया जाए। और तब तक आवश्यकता भी है, क्योंकि जनसंख्या का दबाव बढ़ चुका है, ज़्यादा लोगों पर एक ही एक प्रतिनिधि काम कर रहा है। इसीलिए आप देख रहे हो कि भविष्य को देखते हुए चूँकि सीटों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी ही और बढ़नी चाहिए भी, नए संसद भवन का निर्माण जो है वो बहुत तेज़ी के साथ किया जा रहा है, क्योंकि पुराना जो संसद है उसमें उतने ज़्यादा सांसदों के बैठने की सुविधा नहीं कराई जा सकती है, सीटें कम हैं और उनको फैसिलिटी जितनी चाहिए हाईटेक वो बनाना संभव नहीं है, भवन भी पुराना हो गया है। तो इन सब कारणों को देखते हुए नया संसद भवन भी बनाया जा रहा है, क्योंकि 2026 के बाद सीटें बढ़ना लगभग तय है, अगर कोई और चीज़ ना आई बीच में। अब 2-3 प्रश्न आपने देख लिया कि कब तक के लिए स्थगित है सीटों की संख्या का परिसीमन, और जो भौगोलिक परिसीमन है यानी कि बाउंड्री का जो है वो जो है लोकसभा के लिए तो हो ही गया फाइनल, 2026 तक नहीं होगा। और ये विधानसभा का भी 2001 की जनगणना के आधार पर कर दिया जाएगा और उसके बाद 2026 तक स्थगित रहेगा, यानी कि एक बार 2002 परिसीमन के बाद कर दिया जाएगा, उसके बाद 2026 तक आवश्यकता नहीं है। इसीलिए आप देखते हो 2011 जनगणना के बाद में कोई परिसीमन आयोग नहीं बनाया गया, और अगर 2021 का भी जनगणना हो जाती तो भी नहीं बनाया जाता, 26 के बाद ही बनेगा। तो अब ये जो परिसीमन आयोग 2002 है, इसके आधार पर क्या परिसीमन किया गया या नहीं किया गया? किया गया। राज्यों की विधानसभा की सीटों का परिसीमन किया गया 2001 की जनगणना का प्रयोग करके। लगभग सभी राज्यों का परिसीमन 2008 में कंप्लीट कर लिया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट दी थी और उसके बाद 2008 में रिपोर्ट स्वीकार हुई, बीच में थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया गया, बाद में रिपोर्ट स्वीकार हुई, राष्ट्रपति ने स्वीकृत की रिपोर्ट और ज़्यादातर राज्यों ने इसका परिसीमन कराया। और कर्नाटक ऐसा पहला राज्य था जिसने 2001 की जनगणना के आधार पर कराए गए परिसीमन के आधार पर अपने वहाँ चुनाव कराए थे, लेकिन ये सिर्फ भौगोलिक परिसीमन था, सीटों की संख्या का नहीं। इसके बाद कुछ राज्य रह गए थे, पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और जो है नागालैंड, ये 4 राज्य रह गए थे, वहाँ परिसीमन नहीं हो पाया था, वहाँ के कुछ स्थानीय कारणों की वजह से। तो उसका परिसीमन अब 2020 में भी करने की बात की गई है, जो चल रहा है। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए, और वो पहले आपको पता है कि धारा 300 जो है
वो आपको पता है कि 370 के तहत जो है उसमें वहाँ का एक संविधान भी अलग था, तो वहाँ की विधानसभा सीटों का परिसीमन भी होना है, क्योंकि वहाँ उनके संविधान के अनुसार वहाँ का परिसीमन किया गया था। तो वहाँ कुछ विधानसभा की सीटें बढ़ाए जाने की भी बात की जा रही है, तो उस पर भी हम थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में जानकारी दे देते हैं। इतना आपने नोट कर लिया, आशा है इसमें कोई भ्रम की स्थिति आपको नहीं रह गई होगी। अब हम जम्मू कश्मीर और बचे हुए कुछ राज्यों का जो अभी लेटेस्ट परिसीमन होने की बात हो रही है, किया जा रहा है, वो देख लेते हैं। तो ये लास्ट वाला पॉइंट आपको याद है कि परिसीमन आयोग 2002, यहीं से कहानी शुरू करेंगे हम। देखिए, जो परिसीमन आयोग था, परिसीमन आयोग 2002, ये किस पे आधारित था? 2001 की जनगणना के बाद था ना, इसने प्रयोग किया था, के आधार पर 2008 में अधिकतर राज्यों में परिसीमन हुआ। ये सीटों की संख्या में परिवर्तन नहीं हुआ, हमने आपको बता दिया सीटों की संख्या में परिवर्तन 2026 तक नहीं होगा। तो ये कैसा परिसीमन था? भौगोलिक सीमांकन किया गया, क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक रहेगा, सिर्फ इसका परिसीमन 2001 की जनगणना के अनुसार किया गया है। इससे ये होता है किसी क्षेत्र में जनसंख्या घट बढ़ गई, क्योंकि मृत्यु भी होती है, नए पैदा होते हैं और प्रवास भी होता रहता है, इधर से उधर आवागमन होता रहता है। तो किसी विधानसभा सीट की जनसंख्या घट गई, किसी की बहुत बढ़ गई, तो इधर उधर जिले एडजस्ट करके कुछ गांव इधर के उधर बढ़ा दिए, कुछ उधर से उधर काट के बढ़ा दिए। इससे क्या होता है, दोनों क्षेत्रों की जनसंख्या को बराबर कर लिया जाता है ताकि प्रतिनिधित्व समान रहे। तो इसलिए भौगोलिक परिसीमन किया गया, क्षेत्रों का, सीटों की संख्या में परिवर्तन नहीं किया गया, यानी कि यूपी के पास जितनी सीटें हैं उतनी ही रहेंगी। तो परिसीमन आयोग 2002 से ये किया गया। इसके अध्यक्ष थे परिसीमन आयोग 2002 में जो वो जस्टिस कुलदीप सिंह थे। तो परिसीमन हो गया, लेकिन इसमें जो है असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर में क्षेत्रीय, जो वहाँ पे एक्चुअल में थोड़ा सा क्षेत्रीय अशांति फैलने का डर था, इस वजह से में परिसीमन नहीं हो पाया था, परिसीमन नहीं हो पाया था। एक ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो इसमें अब हो रहा है, इसमें अब 2020 में करने की बात की गई है, जो 2021 में हो जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना इत्यादि की वजह से लेट हो रहा है। तो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, ये चारों पूर्वोत्तर के राज्य हैं। इसमें परिसीमन हो नहीं पाया था। कब नहीं हो पाया था? 2008 में, जब अन्य राज्यों में हो गया था। और इस परिसीमन के आधार पे कर्नाटक, हमने आपको बताया कि कर्नाटक पहला राज्य था जिसने 2001 के जनगणना के आधार पे जो परिसीमन कराया गया, उसके आधार पे इलेक्शन कराए थे, बाद में अन्य ने कराए। और आपने देखा कि 2019 में क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर जो है इसका जो है 2 यूटी में विभाजन किया गया, 2 यूनियन टेरिटरीज में जो है विभाजन किया गया, और इसमें 2 बन गए, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, 2 इसमें बांट दिए गए। और ये किस आधार पे किया गया था? यह किया गया था जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के आधार पर। इसको 2 उसमें बांट दिया गया है, 2019 से 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। तो अब यहाँ पे स्थिति आपकी क्या है? हमने बताया कि 2002 की रिपोर्ट के आधार पे 2008 में सब राज्यों ने अपने वहाँ परिसीमन करा लिया था विधानसभा सीटों का, 2001 की जनगणना के आधार पे। ये इतने रह गए थे 4 राज्य, और ये
2 केंद्र शासित प्रदेश ये चूँकि नए बने हैं और यहाँ पे परिसीमन इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि यहाँ जो पहले परिसीमन था वो जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार था विधानसभा की सीटों के लिए। हालांकि लोकसभा में तो भारत के संविधान के अनुसार ही था, लेकिन चूंकि अब इसमें मिला लिया गया इसको 370 को ख़त्म करके, तो यहाँ परिसीमन अब आवश्यक है क्योंकि चुनाव होना है। तो इतने में इसमें परिसीमन करने के लिए अब नया किया जा रहा है। तो इन जगहों पर इन 4 राज्यों प्लस 2 यूनियन टेरिटरीज में परिसीमन होगा, परिसीमन होगा। अब ये जो 4 राज्य हैं ये परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 के आधार पर ही किया जाएगा, यानी जैसे यहाँ हुआ था उसी आधार पे हो रहा है। जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के आधार पर किया जा रहा है और यहाँ पर जो है सीटों की संख्या में परिवर्तन किया जाएगा क्योंकि यहाँ पहली बार किया जा रहा है। तो इसके पहले जो था वो वहाँ के विशेष नियम से था। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के आधार पर जम्मू कश्मीर में किया जाएगा और यहाँ सीटों की संख्या, विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। लोकसभा की नहीं, लोकसभा की सब जगह स्थायी है, तो विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पर बढ़ाई जाएगी। तो ज़रा उस सिनेरियो को थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। आशा है इसमें कोई भ्रम की स्थिति आपके पास नहीं होनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि एक नए परिसीमन अधिनियम का गठन कर दिया गया, ऐसा कुछ नहीं। ये 4 बच गए थे इसलिए किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर के 2 नए टुकड़े बने हैं इसलिए किया जा रहा है। तो अब इसको ज़रा हम जम्मू कश्मीर वाली स्थिति को स्पष्ट कर देते हैं, बाकी तो आपको पता ही है वैसे ही होगा। जम्मू कश्मीर में क्या होना है उसको ज़रा एक स्ट्रक्चर बना लें, आपको बहुत इजी है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ में ना आए आपकी, वो आप देख लें। जम्मू एंड कश्मीर में परिसीमन, लद्दाख में कुछ ज़्यादा नहीं होना है परिसीमन, इसको ज़रा समझ लें, वेरी इजी है। तो अगर हम पहले की स्थिति पर बात करें, पहले देखो पुराना जम्मू एंड कश्मीर, पुराने जम्मू एंड कश्मीर में क्या था, यहाँ पे विधानसभा की बात करें, जो विधानसभा की सीटें हम परिवर्तित करने वाले हैं, तो पुराना जम्मू एंड कश्मीर में जो विधानसभा थी, विधानसभा इसमें जो है 111 सीट थी। 111 सीट इस तरह बटी थी, जो लद्दाख रीजन था वहाँ 4 सीट थी और जो जम्मू एंड कश्मीर रीजन था वहाँ पे 107 सीट थी। ये हम पुराने की बात कर रहे हैं, जो अभी तक था। तो टोटल 111 सीट हुआ करती थी, जिसमें से 107 जम्मू कश्मीर में थी, 4 लद्दाख में थी और 107 में भी 2 प्रकार थे। अब इसमें क्या 2 प्रकार हैं एक्चुअल में, जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा पीओके में है, यानी पाकिस्तान के उसने ऑक्युपाई कर रखा है, तो उसको हम लिखेंगे पीओके। पीओके में 24 सीट थी और जो इंडिया के अंतर्गत आता है जम्मू कश्मीर का हिस्सा, वहाँ पे 83 सीट थी जहाँ पर हम चुनाव कराते रहे। ये ज़रा स्थिति को आप समझें कि जम्मू कश्मीर का जो विधानसभा की सीटें थीं, ये सीटें जम्मू कश्मीर के संविधान, वहाँ का संविधान हुआ करता था पहले, कभी अभी जल्दी में हटाया गया, तो उसके अनुसार परिसीमन करके 111 सीटें वहाँ पर विधानसभा में होती थीं, जिसमें से जम्मू कश्मीर रीजन में 107 हुआ करती थीं और लद्दाख में 4 सीटें पड़ती थीं। तो यहाँ तो नहीं हमें परिवर्तन करना है, इधर ज़्यादा करना है। इसमें से 107 बचती थीं, जिसमें 24 पीओके क्षेत्र में पड़ती हैं जहाँ पे हम इलेक्शन नहीं कंडक्ट कराते हैं। इंडिया के 83 सीटों पर हम इलेक्शन कंडक्ट करा पाते हैं। अब हम जो नया जम्मू कश्मीर का परिसीमन होगा, अब चूँकि लद्दाख अलग रीजन हो गया है, जम्मू कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया, लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो जो वर्तमान में जो अधिनियम हमारा है जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, इसके आधार पर
इसके आधार पर क्या हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर दो भागों में बट गया है। एक को तो जम्मू एंड कश्मीर ही हम कहते हैं और एक को कहते हैं लद्दाख। ये इसके दो टुकड़े हो गए हैं पुनर्गठन अधिनियम के आधार पे, और इसी आधार पे परिसीमन भी होना है। तो अब परिसीमन जो होगा, परिसीमन प्लान, वो ये है कि जो जम्मू एंड कश्मीर जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, देखिए लद्दाख में 4 हैं, वो 4 वैसे ही सीटें रखी जाएंगी। 4 जो है वहाँ पे विधानसभा की सीटें हैं, विधानसभा, और 1 जो है वो लोकसभा की है। तो इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर साइड में परिवर्तन करने की बात है। तो जम्मू कश्मीर जो है उसमें सीटें जो हैं वो 107 थीं, 107 से बढ़ाकर 114 की जाएंगी। ठीक है, अब 114 हो जाएंगी। तो ये जो 114 सीटें होंगी, 114 भी उसी तरह दो भागों में विभाजित रहेंगी, क्योंकि हम पीओके में भी कुछ सीटें हमारी हैं। तो 24 जो उधर पड़ती हैं वो पीओके में वैसे ही रहेंगी, जहां हम इलेक्शन नहीं कंडक्ट कराएंगे, सीटें खाली छोड़ेंगे। आगे भविष्य में इसको लेना है तब करेंगे। और इंडिया के जो हिस्से में है वहाँ सीटें बढ़ जाएंगी। इंडिया में 83 पड़ती थी, आप देख रहे हो, तो ये हो जाएंगी 7 जो हमने यहाँ बढ़ाई हैं वो इधर ऐड हो जाएंगी। ये 90 सीटें चुनाव हमारे हो जाएंगे, यानी 90 विधायक जम्मू कश्मीर में। तो ये करने का जो है प्लान है, और यही परिसीमन है कि सीटों की संख्या में भी परिवर्तन यहाँ पे किया जाएगा, और परिसीमन तो किया ही जाएगा, यानी बाउंड्री तो डिसाइड की ही जाएगी। और जो पूर्वोत्तर के हमने बताया जो राज्य हैं 4, वो कौन कौन से राज्य हमने बताया 4, वो हमने बताया असम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। वहाँ पर तो 2002 आयोग के आधार पर ही किया जाएगा। तो आपने परिसीमन को समझा, और परिसीमन कैसे किया जाता है, इसकी क्या पावर्स हैं परिसीमन आयोग की, कैसे काम होता है, इन सब चीज़ों पे हमने बात की। आशा है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।